दोस्तों, नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बंगाल के द्वैत शासन को जानेंगे। तो द्वैत शासन क्या होता है? ये शब्द आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कई जगह पर मिलेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन। अब इसको समझने के लिए हम आज की व्यवस्था को जानते हैं। आज भी जो हमारे यहाँ व्यवस्था चल रही है शासन प्रशासन की, वो द्वैत शासन ही है। केंद्र के स्तर पे एक शासन व्यवस्था है, राज्यों के स्तर पे एक दूसरी व्यवस्था चल रही है। तो हम केंद्र के शासन के अंतर्गत भी आते हैं, राज्यों के द्वारा के शासन के अंतर्गत भी आते हैं। तो हमारे ऊपर दो लोगों का शासन है, एक केंद्र का शासन है, राज्य का शासन है। तो यही द्वैत शासन है, इस जिसे दोहरा शासन कह सकते हैं। तो बंगाल में भी 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक जो शासन व्यवस्था चलती है उसे द्वैत शासन या दोहरा शासन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल शासक को एक साथ परास्त करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो होती है, परंतु वो बंगाल पे अपना शासन स्थापित नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे मूल रूप से 3 कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है वो होता है कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं था। शासन करने के लिए जो अनुभव चाहिए, प्रशासनिक अनुभव, वो नहीं था। उनके पास प्रशासनिक तंत्र नहीं था, प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। तो इसकी वजह से वो पीछे हटना चाहते हैं। दूसरी जो वजह होती है वो है कि इंग्लैंड का कानून उनके आड़े हाथ आ रहा था। अर्थात इंग्लैंड के कानून में ऐसा नहीं था कि वहाँ की कोई कंपनी जाकर किसी विदेशी शक्ति पर शासन स्थापित करे। तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी कि एक प्राइवेट कंपनी थी। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत की अगर कोई कंपनी हो और वो आसपास के देश में, मान लीजिए श्रीलंका में, नेपाल में या भूटान में व्यापार करने के लिए जाए और बाद में उसी देश पर शासन व्यवस्था चलाने लगे, तो ये संभव नहीं है। तो इसी तरीके से इंग्लैंड के कानून में भी वैसा नहीं था कि वहाँ की कोई प्राइवेट कंपनी किसी विदेशी शक्ति पर शासन स्थापित कर सके। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। तीसरा जो कारण बनता है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मौका मिला था बंगाल पर शासन करने के लिए, उसको वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो थी ही। अगर उनका शासन तंत्र पे नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो वैसी स्थिति में उनके व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो इस कारण से वो जो है इस मौके को हाथ से छोड़ना नहीं चाहते, जाने देना नहीं चाहते हैं। और इसी का नतीजा होता है बंगाल में एक द्वैत शासन के शक्ल में शासन व्यवस्था काम करने लगती है। वो द्वैत शासन किस तरीके का होता है? तो इसके 2 अंग होते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और दूसरा वहाँ के नवाब होते हैं, अर्थात बंगाल के नवाब। अब अंग्रेज सारी चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, अपने अनुसार से चलाना चाहते हैं, क्योंकि अंततः वो जीते हुए लोग थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उस समय की स्थिति वैसी ही थी। तो इसके लिए सबसे पहले बनाया जाता है, मीर जाफर के नाबालिग बेटे को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और उसी के नाम पे सारे शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब उसकी देख रेख के लिए, अर्थात नवाब पे नजर रखने के लिए एक व्यक्ति को लगाया जाता है जिसे संरक्षक कहा जाता है। उसका नाम होता है मोहम्मद रजा खान। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कर रही थी कि जो सिस्टम है वो पहले के अनुसार ही चल रहे हैं। ये बंगाल अभी भी नवाब के अंतर्गत ही है। और वो कौन है? नजमुद्दौला। और दूसरा क्या है, उससे नजमुद्दौला को एक 53 लाख का पेंशन फिक्स किया जाता है। दूसरा है कि शाह आलम को भी 26 लाख का पेंशन दिया जाता है। ये दिखलाया जाता है कि बंगाल अभी भी मुगलों के शासन के अधीन है। तो चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। अब जो 2 तत्व होते हैं, एक नवाब के नाम पे सारे शासन चल रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरा
दूसरा एक तत्व है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जिम्मे क्या क्या होता है, तो वित्त शासन अर्थात फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस, ये तीनों चीजें जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आती है। अब वित्त के अंतर्गत क्या है कि उनको दीवानी शक्ति प्राप्त हुई होती है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूल करने का उन्हें अधिकार पहले से ही मिला हुआ है, तो वो चीज है। प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण करने के लिए क्या है कि नियुक्ति का अधिकार, अर्थात जो भी अधिकारी और पदाधिकारी कर्मचारी नियुक्त होंगे उन सारे व्यक्तियों की नियुक्ति का अधिकार वो अपने पास रखते हैं। सेना अर्थात सुरक्षा, डिफेंस कैसे उनके नियंत्रण में आता है, तो बंगाल की सेना को भंग कर दी जाती है, जो नवाब की सेना होती है, उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बंगाल में लगाई जाती है और उसी को बंगाल के सुरक्षा का दायित्व दिया जाता है। अब पूरे तंत्र पर नियंत्रण करने के लिए नियुक्ति का पूरा जिम्मा तो यही था, जो भी व्यक्ति हैं वो भारतीय ही हैं, लेकिन वो सारे व्यक्ति जो नियुक्त किए जाएंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। अब एक और काम किया जाता है, नवाब को जिम्मे कौन कौन से काम मिलते हैं, तो इनको मिलता है निजामत और विकास का काम। निजामत के अंतर्गत दो चीजें आती है, शांति व्यवस्था को स्थापित करना है पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। उसके बाद शासन प्रशासन अर्थात शासन एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम देखना है। अब यहाँ पर देखिए कि प्रशासन के लिए नियुक्ति का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को है, लेकिन उसका पूरा जिम्मा शांति व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो नवाब के जिम्मे दिया हुआ है। दूसरा काम क्या है, विकास का काम है, जैसे सड़कें बनवानी है, नहर खुदवानी है, अस्पताल बनवाने हैं, इस तरीके के जो भी काम है वो नवाब के जिम्मे है। लेकिन राजस्व की वसूली कौन कर रहे हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, पैसा भी उन्हीं के पास आ रहा है। तो इनके पास काम करने के लिए तो पैसा ही नहीं है, शासन व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, विकास के काम करने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे तो इनके पास होते नहीं है। तो अंततः क्या होता है कि इनके हाथ में जो मिलती है वो बदनामी मिलनी है, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं इन्हें तो बदनामी मिलनी नहीं है, क्योंकि कहने के लिए तो सारी व्यवस्था में वो इंडियन लोग ही हैं, भारतीय लोग ही चला रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से अंग्रेज सारा कुछ काम करते हैं। और इसका एक कारण ये भी होता है कि इंग्लैंड से अगर उन्हें पूछा जाएगा तो वो ये कहेंगे कि हमने तो इस व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, सारे लोग वही हैं, नवाब है, उन्हीं के आदमी हैं, वही सारे लोग पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं, इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये चीजें आती है। अब नवाब के नीचे एक महत्वपूर्ण पद बनाया जाता है नायब नाजिम, और उसका काम होता है मालगुजारी वसूलना और न्याय करना। तो न्याय करना है। अब सारे अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा। अब उसके लिए नायब नाजिम कौन कौन होते हैं, तो बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में अर्थात पटना में सिताब राय नियुक्त किए जाते हैं, और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ये वही राय दुर्लभ हैं जो सिराजुद्दौला के सेनापति होते हैं और मीर जाफर के साथ मिलकर ये पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर हराते हैं। तो सारे व्यक्ति राय दुर्लभ की तरह के ही गद्दार लोग होते हैं, अर्थात भारतीयों के लिए ये गद्दार हैं, अंग्रेजों के लिए वफादार होते हैं। तो ऐसे ही अंग्रेजों के पिट्ठू और उनके वफादार भारतीय लोग नियुक्त होते हैं बड़े बड़े पदों पर, और उन्हीं के जिम्मे पूरा बंगाल का शासन प्रशासन चल रहा होता है। अब बात आती है कि इस सिस्टम से फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। तो भारतीयों को तो इसमें सिर्फ नुकसान हुआ, भारतीयों के लिए तो फायदे की कुछ बात थी ही नहीं। जो भी सिस्टम बनाया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए बनाया गया था, लेकिन उसी के अंतर्गत जो सिस्टम जिस तरीके से चला, नुकसान भी होता है। तो फायदे क्या क्या हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो देखते हैं। फायदा ये हुआ कि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर
वित्तीय बोझ कम हुआ। वित्तीय बोझ किस तरीके से कम हुआ? तो सेना या जो भी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी गण थे उनके वेतन भत्ते पे जो खर्च होते थे वो सारे बंगाल से जो राजस्व वसूले जाते थे उसी राजस्व में से उन पर खर्च किया जाता था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इन अधिकारियों कर्मचारियों पर, सेना के लोगों पर, सैनिकों पर खर्च करने नहीं पड़ते थे, तो उनका बजट जो है वो कम हो गया, उनका खर्च कम हो गया। नुकसान क्या हुआ कि भ्रष्टाचार फैल गया। भ्रष्टाचार किस तरीके से फैला? तो जो राजस्व की वसूली में जो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे वो वसूली के क्रम में अपने पॉकेट में पैसा ज़्यादा रखते थे। एक्चुअल जो पैसा वसूल होता था पूरा कंपनी तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा और भारतीयों के साथ पे मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी लोग बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करते हैं। अराजकता फैल गया। अराजकता फैलने का कारण क्या होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना ये नवाब के जिम्मे दिया हुआ था, लेकिन उनके पास तो पैसे थे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता है जिससे कि समाज में अराजकता फैलती है और समाज में भी अराजकता फैलती है और इसका असर ये होता है कि व्यापार पे असर पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार कम होने लगता है, तो ये नुकसान होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और आगे जाकर स्थिति ऐसी भी आती है कि कंपनी को घाटा होने लगता है और उन्हें लोन मांगना पड़ता है इंग्लैंड की सरकार से। तो ये स्थिति आ जाती है। उसके बाद और क्या होता है? किसान और कारीगर तबाह हो जाते हैं। वो किस तरीके से होता है? तो पहले जमींदारी व्यवस्था चली आ रही थी मुगलों के समय से, तो वही जमींदारी व्यवस्था अभी भी अपनाई जाती है, लेकिन उसके रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। अब जमींदार वैसे लोगों को दिया जाता है, जमींदारी की बोली लगाई जाती है और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसी को जमींदारी दे दी जाती है उस क्षेत्र की। तो जो ज़्यादा बोली लगाएगा तो अपने पूरे बोली को या जितना पैसा में की वो बोली लगाया है उतना राजस्व तो वो कम से कम वसूल करना चाहेगा और अपने फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करना चाहेगा। तो इसका नतीजा क्या होता था कि किसानों का वो शोषण करने लगे। किसानों को उपज हो या ना हो, फायदा हो या ना हो, तो लेकिन उन्हें पैसा चाहिए और वो जोर जबरदस्ती करते थे, अपने लठैत रखते थे, किसानों को पिटवाते थे और जबरदस्ती पैसा वसूल करते थे, राजस्व की वसूली करते थे। उसके बाद एक और तरीका था कि किसानों के पर जोर डाला जाता था कि वो वैसे फसलों का, खास करके व्यावसायिक फसलों को उपजाएं। वो जो है खाद्य वाली फसलें जैसे धान, गेहूं, ये सब चीज़ें न उपजाएं। व्यावसायिक फसलों पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। उनके ज़मीन पे, पूरे ज़मीन का एक तरीके से एक एग्रीमेंट किया जाता था। तो इन सब चीज़ों का नतीजा ये हुआ कि किसान तबाह हो गए, कारीगर भी तबाह हो गए। तबाह होने का क्या कारण था? कारीगर दो तरीके से तबाह हुए। एक कारण था कि अब नवाब पहले जैसे रहे नहीं, जमींदार ये सारे लोग कारीगरों के पोषक होते थे, लेकिन जब इनकी जमींदारी चली गई, उनकी नवाबी चली गई, तो अब इनको पोषण करने वाला या इनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं बचा। तो उस तरीके से बहुत सारे कारीगर तबाह हुए। उसके अलावा अब क्या एक नियम बना दिया गया कि जो भी कच्चा माल होगा वो कच्चा माल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचना होगा और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तय रेट पे ही सामान बेचना होगा और वो कच्चा माल इंग्लैंड भेज दिया जाता था। ऐसी स्थिति में कारीगरों को कच्चा माल नहीं मिल पाता था और वो अपना सामान का उत्पादन नहीं कर पाते थे, तो इससे उनका व्यवसाय और धंधा चौपट हो गया। तो इन कारणों से किसान और कारीगर भी तबाह हो गए। व्यावसायिक फसलों पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। उसके बाद शोषण इतना ज़्यादा होता था कि अंततः स्थिति ये आ गई कि 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा। उस समय यहाँ के गवर्नर थे कार्टियर।
69 से 72 के बीच का इनका कार्यकाल होता है। लेकिन जो व्यवस्था चलाई जा रही थी, जमींदारी व्यवस्था, इतने भीषण अकाल के बावजूद भी 10% मालगुजारी का रेट को बढ़ा दिया जाता है। तो जमींदार किसानों की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि कहते हैं कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी, 33% आबादी भूख से मर गई। बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में मर गए, क्योंकि उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे ही नहीं होते थे। तो ये स्थिति उत्पन्न हुई बंगाल में। ये जो 7 साल का शासन चला, इसे कई इतिहासकारों ने उस पर अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें से एक भारतीय इतिहासकार हैं पनिक्कर। उन्होंने इसे लुटेरा राज की संज्ञा दी है। कुछ इतिहासकारों ने बेशर्म लूट का काल कहा है, कुछ ने कहा है अब तक का सबसे भ्रष्ट शासन है। अर्थात पूरे इतिहास में इस तरीके के भ्रष्ट शासन का उदाहरण नहीं मिलता है जैसा कि बंगाल के द्वैत शासन के समय में किया गया था। अंततः इस शासन व्यवस्था को, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है। इसके पीछे के जो कारण होते हैं कि इंग्लैंड को विश्व बिरादरी में अपनी बदनामी का डर होता है, तो एक नए गवर्नर जनरल, जो कि पहले गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग्स, उन्हें भेजा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर। और वो जब आते हैं तो यहाँ की व्यवस्था को जो देखते हैं तो अंततः इस व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने की थी और इसका अंत या इसको समाप्त वारेन हेस्टिंग ने 1772 में किया था। तो ये सारी चीजें द्वैत शासन में होती हैं। अब हम कुछ बातें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी जान लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति था इंग्लैंड में, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में नियुक्त होता है और सबसे पहले मद्रास में उसकी पोस्टिंग होती है। तो जब दूसरा और तीसरा कर्नाटक वार होता है, उसमें उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी भूमिका से खुश होकर उसे बहुत तेजी से प्रमोशन मिलता है और बहुत जल्दी वो बंगाल के गवर्नर तक बन जाता है। तो ये उसकी कुछ व्यक्तिगत प्रतिभा इतनी ज़्यादा थी, वो इतना ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है कि भारत में उसे ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसी ने भारत में ब्रिटिश शक्ति को स्थापित किया। तो कंपनी में जब भ्रष्टाचार फैला, तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कई कदम उठाए। वो कदम कौन कौन से थे? तो पहला, उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया। अधिकारी कर्मचारीगण जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो गिफ्ट लिया करते थे बाहरी लोगों से और बदले में भ्रष्टाचार करते थे, तो वो गिफ्ट लेने पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद निजी व्यापार पर भी रोक लगाया गया। अधिकारियों कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की भी छूट दी गई थी, उस पर भी रोक लगा दिया गया। उसके बाद एक सोसाइटी फॉर ट्रेड नामक संस्था इसने बनाई कि नमक, सुपारी और तंबाकू, इन चीज़ों का व्यापार करने की इन्हें छूट दी गई। बाकी वस्तुओं पर जो है वो कंपनी का ही एकाधिकार बना हुआ था। इसके अलावा इसने क्या किया? तो ट्रांसफर किया, अर्थात एक जगह पर जब अधिकारी और कर्मचारीगण जब जम जाते हैं तो अब उस जगह पर वो अपनी व्यवस्था विकसित कर लेते हैं, भ्रष्टाचार का तंत्र विकसित कर लेते हैं। तो उसी तंत्र को तोड़ने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? तो मद्रास और बंगाल के जो कर्मचारी थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए गए। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम है कि क्लाइव कोष की इसने एक स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि युद्ध या लड़ाई में जो सैनिक घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, तो उसके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए एक कोष बनाता है जिसे क्लाइव कोष के नाम से जाना जाता है। इस कोष में जो पैसे आते हैं वो खुद जो रॉबर्ट क्लाइव को जो गिफ्ट मिले होते हैं या जो अन्य पैसे मिले होते हैं,
उसी पैसे को डालकर वह क्लाइव कोष की स्थापना करता है। अब क्लाइव के समय की एक महत्वपूर्ण घटना होती है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह में क्या होता है कि पहले सैनिकों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, तो इन्हें दोहरा भत्ता दिया जाता था। दोहरा भत्ता क्यों दिया जाता था? तो आपने देखा होगा कि कई जगह की जो पोस्टिंग होती है, जैसे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, ये दुर्गम क्षेत्र माने जाते हैं और वहाँ पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जल्दी जाना नहीं चाहता है। तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कि कोई व्यक्ति वहाँ पर जाए, उसके लिए कुछ एडिशनल अलाउंस या बोनस इस तरीके की चीज़ें दी जाती है। उसे ही दोहरा भत्ता उस टाइम में भी कहा जाता था और सैनिकों को ये दोहरा भत्ता दिए जाते थे कि भारत में जो भी सैनिक आते थे, नियुक्त होते थे, तो उन्हें दोहरा भत्ता दिया जाता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि वो दोहरा भत्ता को सीमित कर दिया। अब बंगाल और बिहार के अतिरिक्त अन्य जगहों पे जो सैनिक नियुक्त होते थे, उनके दोहरा भत्ते को बंद कर दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ कि सैनिकों ने एक विद्रोह किया, खास करके अंग्रेज सैनिकों ने। भारतीयों ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया, लेकिन वो तो छोटे तबके वाले अधिक सैनिक होते थे, तो इसे ही श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया। क्लाइव तब भी नहीं डिगता है विद्रोह से, और वो विद्रोह को खत्म करने के लिए सेना को 3 भागों में बांट देता है। एक का हेडक्वार्टर बनाता है मुंगेर, दूसरे का इलाहाबाद और तीसरे का बांकीपुर अर्थात पटना में बनाता है। जब रॉबर्ट क्लाइव का बहुत ज़्यादा विरोध होने लगता है तो 1767 ईस्वी में इसे इंग्लैंड वापस बुला लिया जाता है। अब इसकी छवि इंग्लैंड में लोगों ने खराब करनी शुरू कर दी थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इंग्लैंड के लिए एक समर्पित व्यक्ति होता है और उसके लिए बहुत किसी भी हद तक जाकर भी यह अंग्रेजी शक्ति को भारत में स्थापित करता है। लेकिन अब इंग्लैंड में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसकी छवि को खराब किया जाने लगता है और उसे नवाब बोलकर संबोधित किया जाता है, और ये अपमान सूचक शब्द के रूप में नवाब का प्रयोग किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के लिए। उसका कारण एक ये भी होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से जाता है तो वो भी भारत से घूस के रूप में बहुत पैसे कमाता है और उसकी शानो शौकत रातों रात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग अब उसे अपमानजनक तरीके से नवाब बोलकर चिढ़ाया करते हैं। और अंततः क्या होता है कि उस पर एक वहाँ विरोध तो चल ही रहा था, अब मुकदमा दर्ज किया जाता है और कौन कौन से आरोप लगाए जाते हैं, तो अमीर चंद की हत्या का आरोप लगाया जाता है। वही अमीर चंद जो रॉबर्ट क्लाइव की मुलाकात मीर जाफर से करवाता है और बदले में 30 लाख रुपए कमीशन की मांग करता है, साथ में बंगाल के कोष का आधा हिस्से का भी मांग करता है। तो अंततः रॉबर्ट क्लाइव उसकी हत्या करवाता है। फिर सिराजुद्दौला के साथ गलत व्यवहार का भी आरोप लगाया जाता है कि सिराजुद्दौला के साथ साठगांठ करके और गलत तरीके से उसको गद्दी से हटाया और उसके साथ गलत व्यवहार किया, वो भी आरोप लगाया जाता है। फिर मीर जाफर से घूस लेने का भी आरोप रॉबर्ट क्लाइव पे लगता है और इन सब चीज़ों के आरोप लगाकर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। कई जगहों पर इसे महाभियोग भी कहा गया है, लेकिन महाभियोग नहीं हो शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसे पोस्ट से नहीं हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे हटा दिया जाता है, वो बल्कि रिटायर हो जाता है। तो रिटायर होने के बाद जाता है तो ये एक तरीके से इस पर मुकदमा चलाया जाता है, ये सारे आरोप इस पर लगाए जाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आता है, इतनी ज़्यादा निराशा में आता है कि अंततः 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और द्वैत शासन या दोहरा शासन आपको समझ में आया होगा आसानी से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा दीजिए। फिर हम आगे की वीडियो में देखते हैं अंग्रेज़ों से संबंधित, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित अन्य नीतियाँ
उनके प्रशासनिक और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक इन सब चीज़ों से संबंधित उनकी जो नीतियाँ होंगी उनको हम आगे की वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।